हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर हम लोगों ने पहले पूरे डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनेंगे हर चैप्टर से, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसकी मैराथन हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनकी भी मैराथन पड़ी हुई है और आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उन्हीं में से आएंगे। आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। आप जानते हैं कि हम लोगों का एग्जाम जो है 29 फरवरी को लगा हुआ है। तो इसमें से जो चैप्टर है, चैप्टर देखो, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और इतना कवर एग्जाम के पहले मैराथन जो होती है, जैसे मैराथन होती है और हम लोग क्या कोर्स को डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या किया गया है कि हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनसे क्या परीक्षा से प्रश्न बनेंगे। और आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आता है हम लोगों का, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शॉर्ट के टॉपिक बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के 2 या 3 नंबर से जो मार्क्स हम लोगों के आते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है उल्ववेधन। क्या? उल्ववेधन या एमनियोसेंटेसिस, इसको इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ओके। और ये टॉपिक क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाने के चांस है। तो इसको हम लोग समझते हैं उल्वेधन क्या हुआ है। इसके पहले देखो, आपको पता तो है क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के जरूर से जरूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जो उल्वेधन है, इस तकनीक के अंतर्गत माँ के गर्भ में क्या, इस तकनीक के अंतर्गत माँ के गर्भ से जो होता है एमनियोटिक द्रव, कौन सा द्रव? एमनियोटिक जो द्रव होता है वो का एमनियोटिक द्रव, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कुछ भाग, क्या पूरा नहीं, कुछ भाग सिरिंज या सुई के द्वारा क्या लिया जाता है, सिरिंज या सुई के द्वारा लिया जाता है। और इस द्रव में क्या होती है? देखो, फीटस की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? फीटस की कोशिकाएं होती हैं। और फीटस की जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है? जिसके गुणसूत्रों से फीटस की कोशिकाएं जो सेल्स मिलती हैं उनमें क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और आप ये जानते हैं कि गुणसूत्र पर क्या होते हैं? जीन लगे हुए होते हैं। तो उन्हीं से क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्रों से क्या किया जाता है? भ्रूण का विश्लेषण किया जाता है। भ्रूण का विश्लेषण करना क्या मतलब? ये होता है भ्रूण की जांच की जाती है कि भ्रूण में डीएनए किस प्रकार का है, डीएनए किस प्रकार का है, उनमें आनुवंशिक लक्षण कौन कौन से हैं, आगे चल करके उसमें क्या बीमारियां होंगी, या फिर भ्रूण किन चीजों से क्या है ग्रस्त है, या फिर भ्रूण पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ पे भ्रूण का परीक्षण इस वजह से भी किया जाता है, जैसे कि कोई कानूनी कार्रवाई, उसमें भ्रूण का परीक्षण करना उसमें भी जरूरी होता है। तो ये हो गई आपकी क्या, फीटस की जो हो गई उल्वेधन की डिफिनेशन हो गई। अब जो उल्वेधन था उसके उद्देश्य क्या थे, आखिर ये आया क्यों, इसके उद्देश्य क्या हुए जिसकी वजह से ये लाया गया। तो हम लोग इसके उद्देश्य देखते हैं। देखो, शॉर्ट का है, 2 या 3 नंबर का आना है, तो इसमें हम लोग जितना पर्याप्त है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम आपको कुछ बता देंगे पॉइंट्स, तो आप चाहे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो उद्देश्य इसके देखते हैं। देखो, होने वाली संतान, अब एम्ब्रियो है, भ्रूण है जो, वो होने वाली संतान आखिर कैसी है, होने वाली संतान आखिर कैसी है, वो कहीं कोई किसी विकलांगता या किसी विकार से ग्रस्त तो नहीं है। तो इस वजह से होने वाली संतान में विकारों का पता लगाना, ये इसका उद्देश्य होता है। सेकंड क्या है? भ्रूण की जांच के लिए, ताकि जब भ्रूण की जांच के लिए क्या होता है, ताकि विकलांगता आदि विकार जो होने वाले जो गर्भ है उसमें कौन सी विकलांगता तो नहीं है, या फिर कोई मानसिक विकार या अन्य कोई गुणसूत्र में कोई चेंजमेंट तो नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। और इस वजह से क्या गर्भपात कराने का हमें आधार मिल सके, गर्भपात कराने का क्या आधार मिल सके। आखिर जैसे कुछ लोग होते हैं बच्चा अबॉर्ट कराते हैं, तो किस आधार पर अबॉर्ट करा रहे हैं? अगर गर्भ में कोई दिक्कत है या फिर भ्रूण जो एम्ब्रियो है उसमें कोई विकार है या विकलांगता है, तभी तो आप अबॉर्ट करा सकते हैं, ऐसे आप अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या मिल सके? आधार मिल सके। तो ये उसके इसके उद्देश्य हुए। और इसके लाभ भी आप कह सकते हैं, आप उद्देश्य में डाल करके लिख सकते हैं या फिर आप इसके लाभ भी डाल करके लिख सकते हैं। अब इससे होने वाली हानियां क्या हुई, होने वाली हानियां क्या हुई? जब ये उल्वेधन की प्रक्रिया चालू हुई तो उद्देश्य तो इसके देखो लाभ, जो लाभदायक परिणाम देख करके वही इसी वजह से इंसान लाता है, जो वैज्ञानिक होते हैं, इस वजह से तकनीक लाई गई। पर इसके जो हानियां हुई, हानियां क्या हुई? देखो, इसमें इसका जब भ्रूण परीक्षण हुआ तो हानि ये हुई कि इसमें हमारे देश में सबसे पहले तो लिंगानुपात बढ़ गया,
क्या बढ़ गया? लिंगानुपात बढ़ गया कि लड़कियों की संख्या कम हो गई और लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई। ये भ्रूण उलभेदन की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा हमारे देश पे लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ा। इसमें ये हुआ कि जो व्यक्ति थे जिसको जैसे लड़की नहीं चाहिए, उसको लड़का ही चाहिए, तो उन्होंने भ्रूण का परीक्षण किया और उसके बाद क्या किया, बच्चे को अबॉर्ट करा दिया और बच्चे का गर्भपात करा दिया। तो इस वजह से, जबकि इस पे कानूनी तौर पे ये बैन है, फिर भी क्या होता है, बहुत चोरी छुपे लोग ऐसा काम करते हैं, जिससे क्या हुआ, देश में लिंगानुपात बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो टॉपिक है वो है आपकी जो फुल फॉर्म है उनसे है, ठीक है। फुल फॉर्म कौन कौन सी देखो इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जीआईएफटी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आई हुई है, तो इसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, आईवीएफ और जीआईएफटी की फुल फॉर्म बताइए। प्रश्न क्या बनेगा, आईवीएफ और जीआईएफटी की क्या फुल फॉर्म बताइए। प्रश्न लिख करके आएगा 2 नंबर में। ये लिख करके आएगा प्रश्न 2 नंबर में, आईवीएफ और जीआईएफटी की फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें देखो चैप्टर में जितने भी फुल फॉर्म है, आईवीएफ है, ईटी है, जिफ्ट है, आईयूटी है और गिफ्ट है, और आपका क्या हुआ, एआई है, और आईसीएसटी है, आईयूआई है। तो गिफ्ट की और आईवीएफ की ये 2 फुल फॉर्म क्या है, परीक्षा में आए हुए ये प्रश्न है। ओके, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का है। तो ये हमारे लिए 2 क्या, आईवीएफ और गिफ्ट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सारे जो फुल फॉर्म है उनको, जितनी भी आपकी आईवीएफ है, ईटी है और जिफ्ट, देखो एक जिफ्ट है, दूसरा गिफ्ट है, तो यहाँ पे गिफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गिफ्ट है, एआई है, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आई एक गिफ्ट, देखो गिफ्ट क्या, गिफ्ट है, तो यहाँ पे गिफ्ट, आई एक गिफ्ट, आइडिया गर्ल। ओके, आते आइसक्रीम इतनी मांगी, ये ट्रिक है। आई से आईवीएफ, आई से आईवीएफ, एक से इट, एक से इट ई टी, गिफ्ट से गिफ्ट और आइडिया से आर यू टी, गर्ल से गिफ्ट, गर्ल से क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, और आते मतलब ए आई, आते ए आई, और आइसक्रीम से आई सी एस टी, आई सी एस टी, इतनी मांगी, इतनी से हो गया आई यू आई, और आपकी मांगी क्या हो गई, साइलेंट हो गई। तो समझते हैं, देखो आई एक गिफ्ट, आइडिया गर्ल, आते आइसक्रीम, इतनी मांगी। इसे जब आप याद करेंगे तो आपको क्या सारे जो है फुल फॉर्म याद हो जाएंगे। वो तो एग्जाम के लिए तो 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर अदरवाइज भी कोई और आ जाएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, फिक्स रहेगा। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ईटी का फुल फॉर्म क्या है, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर। और जिफ्ट का ZIFT, जेड से हो गया जाइगोट, आई से हो गया इंट्रा, एफ से हो गया फेलोपियन, टी से हो गया ट्रांसफर, और आईयूटी से हो गया, आई से हो गया इंट्रा, यू से हो गया यूटेराइन, टी से हो गया ट्रांसफर। और जिफ्ट से देखो क्या हो गया, जिफ्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट है आईवीएफ, और जो है गिफ्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, तो गिफ्ट से क्या हो गया, देखो जी से हो गया आपका गैमेट, आई से हो गया इंट्रा, और एफ से हो गया फेलोपियन, क्या हो गया, फेलोपियन हो गया, और टी से हो गया ट्रांसफर, टी से क्या हो गया, ट्रांसफर। और ए से हो गया आर्टिफिशियल, और आई से हो गया क्या, इंसेमिनेशन, आई से हो गया क्या, इंसेमिनेशन। ICST, आई से हो गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, सी से हो गया, एस से हो गया स्पर्म, और आई से हो गया आइसेमिनिस, ठीक, आइसेमिनेशन, ठीक। और आई से क्या हो गया, आई से क्या हो गया, देखो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इतना आपका हो गया। तो इससे इंपॉर्टेंट है आईवीएफ और आपकी गिफ्ट, 2 इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ट्रिक के माध्यम से आप पूरी याद कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक भी हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तीसरा टॉपिक है आपका RUD। 2 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए। तीसरा जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो IUD है। क्या है, IUD है। तो IUD होता क्या है, देखो पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। आई से हो गया इंट्रा, यू से हो गया यूट्रस डिवाइस, IUD क्या हो गया, इंट्रा यूट्रस डिवाइस, IUD हो गया। उसके हिंदी में कहेंगे अंतः गर्भाशय युक्त। इसे स्पष्ट हो रहा है, अंतः गर्भाशय, देखो इंट्रा यूट्रस डिवाइस, यूट्रस में लगाने वाली डिवाइस, क्या, यूट्रस में लगाने वाली डिवाइस। तो इसको समझते हैं क्या होता है। IUD को किसी प्रशिक्षित, IUD जो होती है वो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा,
डॉक्टर हो या फिर नर्स के द्वारा लगाया जाता है। ये नहीं कि आप किसी बाबा या ओझा से लगवा करके आ रहे हैं, तो ये नहीं। तो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर हो या नर्स के द्वारा क्या होता है, लगाया जाता है। आईयूडी जो होती है प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाई जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे निषेचन नहीं होता है। आईयूडी लगाने से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और यह मादा के शरीर में लगाई जाती है। जो आईयूडी होती है या फीमेल की बॉडी में क्या किया जाता है, या डिवाइस जो होती है आईयूडी या फीमेल की बॉडी में लगाई जाती है। तो यह क्या मादा के शरीर में लगाई जाती है। आईयूडी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहली जो है औषधि रहित आईयूडी, कौन सी होती है, औषधि रहित आईयूडी। दूसरी होती है कापर मोचक आईयूडी, दूसरी कौन सी होती है, कापर मोचक आईयूडी। तीसरी होती है हार्मोन मोचक आईयूडी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं औषधि रहित आईयूडी क्या होती है। औषधि रहित आईयूडी क्या होती है, तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसमें किसी भी प्रकार की जो होती है मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस होती है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे लिपिड हो गया और लूप हो गया, लिपिड हो गया, लूप हो गया। जो औषधि रहित आईयूडी होती है प्लास्टिक की बनी हुई डिवाइस होती है। सेकेंड हो गया आपका कापर मोचक आईयूडी। कौन सी हो गई, कापर मोचक आईयूडी। तो इसको देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉपर की बनी होती है। जैसे कि यह कॉपर की बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया कॉपर टी, क्या हो गई, कॉपर टी हो गई। और आपकी कॉपर 7 हो गया, क्या हो गया, कॉपर 7 हो गया। और मल्टी लोडेड 375 हो गया। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है मल्टी लोडेड 375 हो गया, 375 हो गया। अब तीसरा देखते हैं हार्मोन्स मोचक आईयूडी कौन सी होती है। हार्मोन्स मोचक आईयूडी कौन सी होती है, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, बाह्य जो होता है बाह्य रूप से लेना। जो होता है देखो बॉडी में तो बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बॉडी में तो अपने आप बनता है। पर इसका जब बाह्य रूप से लिया जाता है, बाह्य रूप से आप देखो किसी मेडिसिन के माध्यम से ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन के माध्यम से ले रहे हैं, जब बाहरी रूप से ही क्या है, एक तो बॉडी में पहले से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। अगर आप बाहरी रूप से फिर भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये निषेचन में बाधित करता है। मतलब निषेचन तो हो, फर्टिलाइजेशन तो होगा पर क्या होता है, जाइगोट नहीं बनता है। तो निषेचन में क्या होता है, बाधित करता है। एग्जाम्पल के लिए आप हो गया पोजेस्टार्ट, क्या हो गया, पोजेस्टार्ट हो गया। और LNG-20 हो गया, क्या हो गया, LNG-20 हो गया। तो आईयूडी टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। आपको इतना अगर समझ में आया हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा आपका टॉपिक है यौन संचारित रोग। क्या है, यौन संचारित रोग के बचाव। प्रश्न क्या बनेगा कि यौन संचारित रोग से बचाव लिखिए। ये आएगा आपका प्रश्न, आएगा 3 नंबर में आपका प्रश्न आएगा। तो देखो सबसे पहले बचाव लिखना है, पर उससे पहले आप यौन संचारित रोग क्या है, क्या होता है, ये समझा सकते हैं। ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यौन संचारित रोग की डिफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उससे बचाव कैसे करते हैं ये लिखेंगे। सबसे पहले समझते हैं यौन संचारित रोग क्या होता है। क्या यौन संचारित रोग क्या होता है, तो आगे समझते हैं। देखिए यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग जो होता है वह यौन संबंधों के द्वारा संचारित होने वाला रोग है। यौन संबंध जो होते हैं उनसे संचारित होने वाला रोग है। और यह बहुत ही जो होता है संक्रामक होता है, या बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है, अति संक्रामक रोग होता है। यौन संचारित रोग यौन संबंधों से होने वाला अति संक्रामक रोग है। अब इससे बचाव कैसे होते हैं ये हम लोग समझते हैं। बचाव कैसे करें, यौन संचारित रोग से आके बचाव कैसे किया जाता है। तो किसी भी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों से संबंध ना रखें। सबसे पहला तो ये आपका बचाव हो गया, जो बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है। दूसरा हो गया वेश्यावृत्ति से दूर रहे, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया संभोग के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हो गया, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको यौन संबंधी दिक्कत है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार के अगर प्रारंभिक लक्षण भी दिख रहे हैं तो क्या करें, ऐसा अगर आपको समस्या दिख रही है तो कुशल जो होता है चिकित्सक, ये नहीं कि छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए और अपनी समस्या बता करके गलत ही ट्रीटमेंट करवा के चले आए, तो ऐसा नहीं है। जो प्रशिक्षित हो, जो कुशल चिकित्सक हो, उससे क्या करें, परामर्श लें।
उससे क्या करें, परामर्श लें। देखो, जो आपस में जैसे कि एक दूसरे से डिस्कस करने से या माँ बाप से डिस्कस करने में लोग शर्माते हैं, तो सबसे बढ़िया है डॉक्टर के पास जाइए। आपको कोई भी दिक्कत है, बिना हिचकिचाहट, भाई अब जब कोई प्रारंभिक लक्षण आपको बीमारी दिख रहे हैं तो उसमें संकोच करने की, बीमारी तो हो गई है, उसके बाद संकोच करोगे तो भैया ऊपर ही चले जाना है। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर आपको कोई यौन संचारित रोग दिख रहा है तो क्या करें, कोई कुशल जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हम लोगों का क्या है, जनसंख्या विस्फोट। क्या है, जनसंख्या विस्फोट टॉपिक है, और ये हम लोगों का इस चैप्टर से, जनन एवं स्वास्थ्य से लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। इसके बाद ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएगी और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लॉन्ग आंसर। तो उससे पहले हम लोग क्या जनसंख्या विस्फोट देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, कम समय में क्या, कम समय में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, कम समय में क्या, समय कम लगे पर जनसंख्या की क्या हो, वृद्धि अधिक हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको एक बार में एक गिलास पानी पीते हैं, एक बार में एक गिलास पानी पीते हैं, अगर आप 3-4 गिलास कम समय में पानी पी लेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर विस्फोट हो जाएगा, आपका पेट फूल आएगा और बार बार क्या होगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो वैसे यही यहाँ पे दिया हुआ है, विस्फोट हुआ क्यों, विस्फोट हुआ क्यों जनसंख्या का। तो देखो, कम समय में, समय तो कम हुआ पर जनसंख्या में क्या हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई। जितनी चाहिए थी वृद्धि उतनी नहीं हुई, उससे 2 गुना 3 गुना हो गई वृद्धि। तो अत्यधिक वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जब समय कम लगे और जो वृद्धि की मात्रा क्या हो, दुगनी हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट वो चीज कहलाती है। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या पड़े, पहला तो क्या पड़ा, आवास में कमी हो गई, आवास में कमी हो गई। आवास में कमी का मतलब है, एक व्यक्ति के घर, जैसे कि एक व्यक्ति के पास एक घर है, उसके 5-6 बच्चे हो गए, तो एक एक कमरा कैसे भैया, तो उसमें रहने की दिक्कत होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इसमें क्या होगा, आवास की कमी हो गई। और दूसरा क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि हर व्यक्ति, पर व्यक्ति को वर्क चाहिए, पर व्यक्ति को काम चाहिए। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा काम दिलाना भी क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेरोजगारी का बढ़ना यही से आया, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई तो बेरोजगारी तो बढ़नी है। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कैसे हुई, देखो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये थोड़ी ना कोई एक्सीडेंट हुआ, अच्छा इलाज न मिल पाना, तो अच्छा इलाज न मिल पाना वो अलग की बात है। उससे पहले क्या हुआ, अगर एक व्यक्ति, देखो जैसे मैक्सिमम उसकी एक दिन की कमाई कितना, 100 रुपया है, 200 रुपया है, 300 रुपया है, रख लो, उसके 5-6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, तो वह व्यक्ति क्या करेगा भाई, प्रत्येक बच्चे को जो संतुलित आहार है वो तो मिल नहीं पाना है। तो स्वास्थ्य में पहले से क्या हो गया, कुपोषण हो गया, क्या हो गया, कुपोषण हो गया। और फिर उसके बाद जब कोई बीमारी आई तो उसका माँ बाप, जो उनके माता पिता थे, तो क्या अच्छा प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाए। ये भी क्या हुआ, जनसंख्या अधिक होने से हुआ। तीसरा हो गया, शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। क्या, शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, ये और ये यहाँ पे दो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ा, देखो, शिक्षा पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा, जब बच्चे ज्यादा हैं तो माँ बाप क्या अच्छी एजुकेशन नहीं उनको उपलब्ध करा सकते, वही ना ट्यूशन लगवा सकते हैं और ना अच्छे विद्यालय में भेज सकते हैं, जिससे क्या हो, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनका जो है, जिसको बोलते हैं जैसे कि नींव मजबूत बने। आजकल सरकारी विद्यालय में पढ़ाई तो मान लो अच्छी होती है, पर इतनी अच्छी नहीं होती है कि वहां पर भी टीचरों को अलग अलग से काम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से उनको स्टडी नहीं करा पाते हैं। तो ये है। और संसाधनों में कमी क्या हुई, संसाधनों में कमी हुई, संसाधनों में कमी होना भी क्या, जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। तो ये जनसंख्या विस्फोट टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।